सुप्रभात। आज हम नगेंद्र की बुक का अध्याय 2 आदिकाल का अध्ययन करने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 43। हिंदी साहित्य का आरंभ के बारे में आप जानेंगे। अब हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को जैसे पता ही है कि कोई भी जो साहित्य लिखा जाता है वो भाषा से तो उसका संबंध है। बिना भाषा के तो हम किसी भी साहित्य को नहीं पढ़ सकते। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी भाषा के आरंभ से ही जुड़ी हुई बातों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इस हिंदी भाषा का आरंभ हुआ। इस भाषा का विकास एक जन भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी भाषा का विकास कह रहे हैं एक जन भाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जन भाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। अब भाषा का जो प्रवाह चलता होता है वो कहते अक्षुण्णता मतलब होता है पूर्णता। कोई भी जो भाषा है वो जन भाषा है वो क्या करती रहती है, अपने शब्द में अपने रूपों में क्या करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि भाषा एक गतिशील प्रणाली है, वो सदा विकसित रहती है, ठीक है, और समय और परिस्थिति के अनुसार वो बदलती रहती है। भाषा समय के साथ अपने भीतर क्या लेके आती है, एक नए नए शब्द, नए नए अर्थ और नए नए व्याकरणिक नियमों को जोड़ती जाती है। जैसे कि हमने पीछे भी अध्ययन किया था अपभ्रंश भाषा से, हमने फिर आदिकालीन जो हिंदी थी उसके बारे में बात किया था कि कैसे अपभ्रंश से उसने कुछ एक बातों को निकाल कर फिर उसने अपने रूप में परिवर्तन किया था। तो ऐसे भाषा के रूप में बहुत सारा परिवर्तन आता रहता है समय के अनुसार। ये जो परिवर्तन आता है ये स्थान और काल भेद में उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है। स्थान और काल भेद के अब स्थान स्थान पर हमें पता है कि वाणी बदली जाती है। स्थान स्थान पे जैसे मान लो हमारे यहाँ पर किसी एक स्थान पर शब्द बोला जाएगा चारपाई, वहीं अगर आप बिहार की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर चारपाई को क्या बोलेंगे, खटिया बोल देंगे। शब्द तो वही रहा लेकिन उसका जो स्थान होने से उसका स्थान अलग अलग होने पर क्या हो गया, उसका रूप बदल गया। काल के भेद में काल के अनुसार भी बदलता है भाषा का रूप। अपभ्रंश देखो, आप आदिकालीन जो हिंदी उठा के देख लो, जो आदिकाल के टाइम पर चली आ रही थी हिंदी, यानी उस टाइम पे जो अपभ्रंश चली आ रही थी, है ना, तो उसमें और आज वाली हिंदी में कितना अंतर आ गया और आने वाले टाइम में भी कितना अंतर आ जाएगा। तो स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए। कहते हैं ये जो हिंदी भाषा है इसने भी स्थान और काल के भेद के कारण इसने भी बहुत सारे रूप धारण किए हैं। देखते हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, मालवी, भीतरी, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं। अब ये हिंदी भाषा के अनेक रूप हैं। मान लो हिंदी भाषा ये हमारे सामने, तो उसने अनेक कपड़े पहन लिए हैं। जब वो मैथिली का कपड़ा पहन लेगी तो उसका रूप मैथिली जैसा हो जाएगा। यही हिंदी भाषा जब भोजपुरी का कपड़ा पहन लेगी तो भोजपुरी रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। फिर भी कहीं ना कहीं इसमें जो मौलिक एक समानता है वो विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कहते स्थान भेद से भी इन भाषा के रूप में स्थान स्थान पर भी वाणी बदलती है, हमने पढ़ा है, और काल भेद से ही इन रूपों में क्या है, अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता। कहते कुछ शताब्दियों से पहले हम जो ब्रज भाषा पढ़ते थे या मैथिली जो पढ़ते थे, क्या आज वैसा रूप मिलता है? हमें नहीं मिलता। आज क्या हो गया, उन चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। तो हम आप ही देखिए काल के अनुसार परिवर्तन हुआ है नहीं। पहले हम ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, आज ब्रज भाषा को छोड़कर हमने क्या कर दिया है, आज हम अपनी हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। तो ब्रज भाषा या मैथिली रूप आज यथावत वैसा नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप के ही के माने जाते हैं। कहते लेकिन कुछ ना कुछ समानता के आधार पर जो पहले वाली ब्रज भाषा थी या मैथिली रूप था वो रूप तो उसका वैसा ही माना जाएगा, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया थोड़ा। और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है।
आप चाहे जिस भी रूप में साहित्य लिख लो, चाहे वो मैथिली में, चाहे भोजपुरी में, चाहे अवधी में, चाहे ब्रज में, चाहे मैथिली में, लेकिन उन सब रूपों में रचित साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? हिंदी का साहित्य ही कहा जा सकता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोगों ने भी अध्ययन कर रखा है कि सबसे पहले क्या आया था, संस्कृत से पहले लोग कौन सी भाषा यूज़ करते थे? छंदों में बात करते थे, छंदस। छंदस से फिर धीरे धीरे संस्कृत आया, संस्कृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी आया। तो ये जो एक कालक्रम है, ये हम क्या करते हैं जब कोई भी भाषा, देखिए ये एक मतलब कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग देखिए, पहले मान लीजिए कि संस्कृत लोगों की बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत लोगों की बोलचाल की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे यही बोलचाल की भाषा ने कौन सा रूप ग्रहण कर लिया? साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया। तो ये आम जनता से हटने लगी। जब ये आम जनता से हटने लगी तो लोगों ने अगली भाषा को अपना लिया, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। तो अपनी सुख सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन करके संस्कृत का ही आगे रूप बढ़ा, संस्कृत पाली, पाली आ गया। फिर धीरे धीरे पाली क्या बनेगी? पाली हमारी बोलचाल की भाषा बन जाएगी। धीरे धीरे यही पाली जब बोलचाल से किसका रूप ले लेगी? एक साहित्य का रूप ले लेगी। तब जब वो बोलचाल की भाषा से, आम जनता की भाषा से वही पाली भाषा जब साहित्यिक रूप में आ जाएगी, तो फिर आम जनता से उसका लगाव हटता जाएगा। फिर आम जनता क्या करेगी? कुछ आगे उन शब्दों में और परिवर्तन करके आगे बढ़ेगी। फिर पाली के बाद ऐसे धीरे धीरे प्राकृत आया। फिर ऐसे ही प्राकृत बोलचाल की बन गई भाषा। धीरे धीरे वही बोलचाल की भाषा क्या बन गई? धीरे धीरे वो जब साहित्यिक भाषा बन जाती है तो वो अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। तो यही जो एक कालक्रम है वो चलता रहता है। तो तभी तो शुक्ल जी ने भी कहा है ना कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक बोलचाल की थी, जैसे ही उसने साहित्य का रूप धारण किया तब वो आम जनता से हटने लगती है। यहाँ नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं? कहते इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहते मान लो अपभ्रंश भाषा चल रही है, अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसकी जो जो चीज़ें समान हैं उसको तो हम आधार मानकर चलेंगे, लेकिन उसका जो रूप है वो भिन्न विकसित हुआ है। भाषा को पृथक नाम देने, अब मान लिए पहले अपभ्रंश चल रहा था, ठीक है, अपभ्रंश के बाद जो हमारी हिंदी आई है कहीं ना कहीं वो अपभ्रंश के गुण लेके आई है अपने अंदर। तो ये जो अपने अंदर जो गुण लेके आई है कहीं ना कहीं वो उसके तात्विक आधार पर तो समानता है, लेकिन उसको हम जो उसका अगला स्टेज है जो पुरानी हिंदी नाम दिया गया है, तो उसको हम अलग नाम देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम उसको जो पुरानी हिंदी उसको अपभ्रंश नहीं कह सकते। हाँ, उसमें तात्विक आधार सेम हो सकता है, समानांतर हो सकती हैं उसमें चीज़ें। हम अपभ्रंश के शब्द उसमें जो पुरानी हिंदी आई वो अपने कोई भी, जैसे भी कोई भी भाषा होती है वो अपने पूर्वकालीन वाली भाषा का रूप अपने अंदर समाहित करके लेके आती है, तो इसलिए बस उसे नाम देना ज़रूरी हो जाता है अगली भाषा को। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। अपभ्रंश अपनी साहित्यिक भाषा बनी रही थी 15वीं शताब्दी तक। तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। देखिए, अपभ्रंश 15वीं शताब्दी तक तो साहित्य की भाषा रही, लेकिन कहते हैं कि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। ये एक टाइम पर अपभ्रंश भाषा, यहाँ कह रहे हैं कि ये अपभ्रंश भाषा एक टाइम पर साहित्यिक भाषा रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसी साहित्यिक भाषा ने अपभ्रंश भाषा एक टाइम पर बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसने बोलचाल से अपना रूप कौन सा बना लिया? साहित्यिक रूप बना लिया। जब इसने साहित्यिक रूप बना लिया तब अगला आया होगा हमारे पास पाली। आगे देखिए, इस भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है। अब देखिए, जब अपभ्रंश अपना रूप बोलचाल में बोली जाती थी, आम जनता अपभ्रंश भाषा बोलती थी, धीरे धीरे जो आम जनता अपभ्रंश भाषा बोलती थी, धीरे धीरे इसी अपभ्रंश भाषा को साहित्य का रूप देने लगे। धीरे धीरे इसी अपभ्रंश में साहित्य लिखा जाने लगा। जब इसी भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा तो ये आम जनता से कहीं ना कहीं दूर हो गई।
क्यों? क्योंकि इसने अपना चोला कहाँ बदल लिया, इसने साहित्यिक वाला चोला पहन लिया। अब आम जनता तो बोलचाल की भाषा के रूप में इसको देख रही थी, लेकिन इसी अपभ्रंश ने अपना घर बदल कर क्या कर लिया, उसको साहित्य रचना में आ गई, साहित्यिक में प्रयोग होने लगी। जैसे ही कोई भी भाषा साहित्य में प्रयुक्त होने लगती है तो वो आम जनता से हट जाती है। तो जब वो आम जनता से हट गई बोलचाल के रूप में, तब वो अपने आप में कुछ परिवर्तन कर लिया, तो उसका अगला रूप आया होगा। तो उसी अगले रूप को बोला गया है यहाँ पर पुरानी हिंदी, और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दे दिया। इसी अपभ्रंश को कुछ लोगों ने अवहट नाम दे दिया, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करता है। कहते हैं कि वैसे तो ये भाषा तो क्या है, हिंदी, उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना तो भ्रम उत्पन्न कर सकता है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। जैसे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ये आया भी हुआ है प्रश्न कि किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है, यानी कि जो अपभ्रंश के बाद की अवस्था है, जो उत्तर अपभ्रंश है, उसी को ही उन्होंने पुरानी हिंदी दे दिया नाम। लेकिन कई विद्वान बोल रहे हैं कि नहीं, उत्तर अपभ्रंश अलग है, पुरानी हिंदी अलग है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या कह रहे हैं, जो अपभ्रंश के बाद अवस्था आई ना, कि जो अपने अंदर अपभ्रंश के गुण तो लेके आई है, लेकिन उसका नाम हमें देना यहाँ पर ज़रूरी था। हमने अपभ्रंश के अपने अंदर गुण तो लेके आई, लेकिन थोड़ा चेंज कर लिया उसने अपने अंदर, तो हम उसको नाम दे दिया उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश ही कहते पुरानी हिंदी के नाम से जानी जाती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक ना होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है, जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप में की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित हो जा रही थी। यहाँ कहते उत्तर शब्द जो है वो काल बोधक, काल का सूचक नहीं है कि अपभ्रंश पहले ऐसे हुई होगी फिर उसका काल में परिवर्तन हो गया होगा, नहीं। यहाँ काल का नाम काल का वो उत्तर शब्द काल का सूचक नहीं है। यहाँ पर यहाँ उत्तर शब्द इस बात को है कि अपभ्रंश का सिर्फ केवल रूप बदला है, भाषा नहीं बदली है। कहने का मतलब यहाँ है कि अपभ्रंश जो पहले लोग आम बोलचाल में बोलते थे, इसी भाषा को उन्होंने क्या रूप दे दिया, साहित्यिक रूप दे दिया। जब बोलचाल से वो साहित्यिक रूप में आ गई तो उसके रूप में भी परिवर्तन हो गया। जब उसके रूप में परिवर्तन हो गया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, उत्तर अपभ्रंश दे दिया। उसी उस अपभ्रंश को हमने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं में जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनमें कोई विशेष प्रवृत्ति के आधार पर नहीं हमने उसको नामकरण दिया। राहुल संकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। राहुल संकृत्यायन भी क्या कह रहा है, उत्तर अपभ्रंश। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कह दिया था, उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कह दिया था। लेकिन आगे चलकर जो राहुल संकृत्यायन है यही उत्तर अपभ्रंश को, यानी अपभ्रंश के बाद का रूप, उस उत्तर अपभ्रंश, उसी को ही राहुल संकृत्यायन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो हिंदी की ही रचनाएं हैं। हिंदी के इसीलिए उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, लेख भी लिखा था, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं किसका लेख है, तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं राहुल संकृत्यायन का लेख है। आगे देखिए, उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के व्रज्यान तत्व के प्रचार की भाषा से सिद्ध किया है। अब इन्होंने राहुल संकृत्यायन तो हमें पता ही था बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इन्होंने हिंदी कविता आदि का रूप क्या कहा है कि जो हिंदी का हम रूप लेकर आ रहे हैं ये नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों तथा बौद्ध धर्म के व्रज्यान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। यानी सीधी सीधी बात है, राहुल संकृत्यायन अपभ्रंश का ये कह रहे हैं कि जो हिंदी कविता की शुरुआत हुई है, राहुल संकृत्यायन कह रहे हैं वो इनके अनुसार कहते वो
नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय में जो सिद्ध और नाथ यूज़ कर रहे थे। जो सिद्ध और नाथ थे, हमें पता है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित, तो सीधा सीधा यहाँ पाली की भाषा की बात कर रहे हैं, यानी कि राहुल संकृत्यान पाली भाषा से आरंभ मान रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। तो ये प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसमें गुलेरी जी ने और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए, इसमें राम कुमार वर्मा ने भी किससे के साथ सहमत है, गुलेरी जी के भी साथ सहमत है और राहुल के साथ सहमत है, और उन्होंने उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काल का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। शुक्ल जी के साथ साथ श्याम सुंदर दास भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अपभ्रंश काव्य की जो व्याख्या है या विवेचना है वो आदिकाल के भीतर ही कर रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। ये इम्पोर्टेंट है अब कि यहाँ पर किन्होंने एक मत प्रकट किया है, तो याद रखना है हजारी जी का ये मत है। क्या मत है देखते हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। हजारी जी के अनुसार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यानी हजारी जी के अनुसार जिस काल को आप आदिकाल कहते हो वो भाषा की दृष्टि से आदिकाल किसका बढ़ाव था, आदिकाल में ज़्यादातर आपको अपभ्रंश भाषा ही दिखाई देती है। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर कह दिया कि जो आदिकाल है वो अपभ्रंश भाषा का ही उसमें बढ़ाव था। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। तो शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जो उत्तर अपभ्रंश है वो कोई अलग से कोई अपभ्रंश नहीं है, वो उसका ही अपभ्रंश का ही बढ़ा हुआ रूप है, बस उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, रूप उसी का ही अपभ्रंश का ही है। देखिए, इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोगों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश कह दिया और कुछ ही लोग इसको पुरानी हिंदी कहने लगे। यानी सीधी सी बात है कि अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था आई होगी, यानी अपभ्रंश का थोड़ा बहुत रूप चेंज कर दिया होगा समय के अनुसार, ठीक है, तो उसमें जब परिवर्तन कर दिया तो लोगों ने उसको नाम अलग दे दिया कि ये तो उत्तर अपभ्रंश है या पुरानी हिंदी है। तो यहाँ हजारी जी कह रहे हैं कि उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कोई अलग भाषा नहीं है, ये अपभ्रंश का ही विकसित रूप है। आगे देखिए, देखिए कैसे विकसित रूप है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। 12वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश भाषा ही किस रूप में चलती थी, पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। अब देखिए, इसी अपभ्रंश भाषा में क्या शुरू हो गए थे, नए नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार ये अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। अब देखिए, जब अपभ्रंश में तत्सम शब्द ज़्यादा यूज़ होने लगे तो लोगों ने कहा कि इसमें तो तत्सम शब्द ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों ना हम इसको अलग से एक भाषा मान लें। अब जब अपभ्रंश में तत्सम शब्द ज़्यादा आने लगे तो लोगों ने सोचा कि इसको क्या नाम दे देंगे, अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। कहते फिर भी इन्होंने कुछ भी हो, कहते अपभ्रंश के जो उत्तरकालीन अपभ्रंश अवस्था है उसको उत्तरकालीन साहित्य को ही आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध होता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित। कहते उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अपभ्रंश के बाद जो उसका थोड़ा सा रूप बदला, जिसको हमने उत्तर अपभ्रंश यहाँ पुरानी हिंदी कह दिया है, कहते ही उत्तर अपभ्रंश कहीं ना कहीं देखे जाए तो हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी। अब देखिए, अपभ्रंश में क्या था, तद्भव रूपों की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए। देखिए, अपभ्रंश में किस भाषा की बहुलता थी,
तद्भव भाषा रूपों का। याद रखना है अपभ्रंश के शब्दों में कि कौन से रूप की बहुलता थी, तद्भव रूपों की। धीरे 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 जब इसका परिवर्तन होता गया इसी अपभ्रंश भाषा में, अब तद्भव के स्थान पर इसमें कौन सा रूप डाल दिया गया, तत्सम रूपों को डाल दिया गया। जब इसी भाषा में फिर जब तत्सम रूप डाल दिया गया तो ये भाषा क्या होगी, थोड़ी नई होगी, इसका नया रूप उभरा। जब नया रूप उभरा तो लोगों ने बोला कि चलो हम इसको हिंदी कह देते हैं। यानी अपभ्रंश को हिंदी क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक देखिए यहाँ पर एक लॉजिक समझिए, जब तक अपभ्रंश में तद्भव रूपों की बहुलता थी तब तक तो वो अपभ्रंश ही कहलाई, लेकिन धीरे 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 इस अपभ्रंश में परिवर्तन आता गया और इसमें तद्भव शब्दों की जगह पर क्या शब्द मिला लिए गए, तत्सम शब्द मिलाने लगे। जब तत्सम शब्द मिलाने लगे तो लोगों ने कहा कि इसको नाम अलग दे देना चाहिए, अब तो इसमें तत्सम शब्द ज़्यादा आने लगे तो इसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जन भाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रहती है। कहते जन भाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक कहते जन भाषा होते हुए भी इसकी एक ऐसी विशेषता है जो अपभ्रंश के बाद भी अपभ्रंश के बाद भी क्या बढ़ रही है, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है हिंदी। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट का झगड़ा खड़ा किया, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था कि अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी आई, ठीक है, यानी हिंदी का आरंभिक रूप अपभ्रंश को ही माना गया, ठीक है। लेकिन यहाँ झगड़ा शुरू कर दिया गया, अपभ्रंश के बीच में ला दिया अवहट रूप। यानी ये लोग कह रहे हैं कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद अवहट आया, फिर पुरानी हिंदी यानी हिंदी आया। अब ये यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं, अब ये देख लेते अवहट का क्या ये बीच में आ गया झगड़ा। अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अवहट को पृथक भाषा नहीं मानेंगे, जब अवहट है ही अपभ्रंश है तो उसको अलग से मानने की क्या ज़रूरत है, यानी अपभ्रंश को ही अवहट कहा गया है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अपभ्रंश को अवहट नहीं कहेंगे, हम इसको अलग से भाषा मानेंगे अवहट को। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट कहा है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भोला व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, अवहट कहा है। और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं। बिल्कुल, ये जो अवहट है ना, ये अपभ्रंश का ही रूप है, तो फिर अलग से क्यों अवहट बीच में आप ला रहे हो, ये है तो अपभ्रंश का ही रूप है ना, तो अपभ्रंश का ही एक रूप है ये अवहट, बस जिसमें हिंदी की सारी आरंभिक प्रवृत्तियाँ आपको मिल जाएंगी तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट का नया इतिहास खड़ा कर देना उचित नहीं है। अब यहाँ नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि आदिकाल की जितनी भी रचनाएं वो उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं उसमें आ जाएंगी। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर, हम इस अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना। अब कहते हैं ये जो उत्तर अपभ्रंश की जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें आप अगर हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट का नया इतिहास खड़ा कर देना, तो ये कहते सही बात नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। कहते इस दृष्टि से क्या कहा जाता है कि सिद्धों की रचनाएं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है। ये जो सिद्धों और नाथों का है वो भी उनके साहित्य की भाषा भी अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी, ये तो हमने भाषा के तत्व पर हिंदी साहित्य को देख लिया। अब इसका दूसरा तत्व है कि जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। कहते इसके अतिरिक्त दूसरा तत्व यह है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित हुआ। ये जो साहित्य की चेतना थी ये सिद्धों की रचनाओं में क्या हुआ, नए रूप में विकसित हुआ। कैसे देखते हैं, कहते सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य में उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों में जुड़ा है।
अब देखिए कहीं ना कहीं सिद्धों ने जो ये लेकर आए ना सिद्धनाथ लोग, कि सिद्ध लोग पहले कहते थे कि तंत्र मंत्र करिए, भगवान आपको सब मिल जाएगा, तंत्र मंत्र करके सिद्धियां प्राप्त कर लीजिए और भगवान आपको मिल जाएगा। वहीं नाथ आए, नाथ लोग कहते कि नहीं नहीं, सिद्धि तंत्र मंत्र करने से कुछ नहीं होता है, बस आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर कुंडलियाँ हैं, ठीक है, आपके अंदर 8 कुंडलियां हैं, आपको उन कुंडलियों को जगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने उन कुंडलियों को भेद लिया तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ऐसा ये कहकर धार्मिक वो चेतना फैला दी लोगों में सिद्धनाथों ने। अब उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता है। पहले सिद्धों से सीधा क्या कहते हैं, सिद्ध लोगों ने तो तंत्र मंत्र को बढ़ावा दिया था, फिर नाथ आए कहते नहीं नहीं, तंत्र मंत्र नहीं करेंगे, हम लोग अपने सिद्धियों को, चक्रों को जगाएंगे। तो नाथपंथियों ने इस बात को माना। धीरे धीरे यही नाथपंथियों का प्रभाव किस पर पड़ा? भक्तिकालीन कवियों पर। जैसे हमने उदाहरण देखा है कबीर जी पर, क्या नाथों का प्रभाव नहीं पड़ा? जो कबीर जी रहस्यात्मकता, गुहात्मकता की बातें करते हैं, गुहा रहस्य की बातें करते हैं, ये सब नाथपंथियों से ग्रहण करके लेके आए कबीर जी। तो धीरे धीरे इन नाथों सिद्धों का प्रभाव हमारे भक्तिकालीन कवियों पर भी पड़ने लगा। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। कहते अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें, अब अगर हम बोलें कि सिद्धनाथ साहित्य जो है वो अपभ्रंश का साहित्य है, उसको अपभ्रंश की कैटेगरी में रख दो और वो उसको हिंदी से हटा देंगे, तो नगेंद्र जी कहते हैं कि अगर आप अपभ्रंश साहित्य को, सिद्धनाथ के साहित्य को हिंदी से हटाओगे तो ऐसे सोच लेना कि जैसे जड़ और तने से कटा हुआ वृक्ष की हालत होती है। ठीक है, आगे देखिए। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। इसीलिए यहाँ पर नगेंद्र जी कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए। आगे देखिए, साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए। कहते अगर साथ में ये भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों को उस बड़ी सावधानी से अलग रखना है। ऐसा नहीं कि सिद्धनाथों से अगर हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ तो हम सारे ग्रंथों को मिक्स कर दें। उसके समानांतर लिखे गए और भी जो साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथ है उसे सावधानीपूर्वक हमें पृथक करना है, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भूल की है। कई लोग पता क्या मानते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है, कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर दी। कई लोगों ने एक साथ क्या कर दिया, अपभ्रंश में भी रचनाएं कर दी और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर दी। ऐसे कवियों की रचनाएं 2 वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की जाए तो दूसरे और आरंभिक हिंदी में साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। तो याद रखना, ये यहाँ कहने चाह रहे हैं कि साहित्य अपभ्रंश के ग्रंथों में उसे सावधानीपूर्वक पृथक करना है। कई लोग क्या कहते हैं कि क्या करते हैं, कई सिद्धों ने क्या किया था, एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर दी। ऐसे कवियों की रचनाएं 2 वर्गों में विभाजित होनी चाहिए थी और उसी आधार पर उनकी गणना करनी चाहिए थी कि ये अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई इसकी रचना और दूसरी है आरंभिक हिंदी में। आगे देखिए, 2 या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। कहते 2 या अधिक भाषाओं में, मान लो पहले आपने प्राकृत भाषा में रचना कर दी, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, प्राकृत में, फिर धीरे धीरे आप अपभ्रंश में रचनाएं कर रहे हो। तो ऐसे कहते ऐसे कवियों की रचनाएं 2 वर्गों में विभाजित हो जाती हैं। उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की जाए, दूसरे और आरंभिक हिंदी में साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। 2 या 2 भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। फिर आके इसको ख़त्म किसने किया? विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने से पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हें अपभ्रंश का कवि मान लेने के बाद हम अगर उनकी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले करें तो उनको हम हिंदी का आरंभिक कवि भी कह सकते हैं। यानी एक ही कवि अपभ्रंश का कवि भी कहला सकता है और हिंदी का कवि भी कहला सकता है। मान लो उसने
अपभ्रंश भाषा में रचनाएं कर दी हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपभ्रंश का जो अगला रूप है हिंदी, उसमें भी कुछ रचनाएं की हैं। तो हिंदी का आरंभिक कवि किसे कहा जाएगा? जिसने अपभ्रंश के बाद हिंदी में सबसे पहली रचना लिखी। तो ये क्या पता एक ही व्यक्ति कई बार दोनों उसमें शामिल हो जाता है, पुरानी हिंदी का भी और आरंभिक ये अपभ्रंश का भी। अब देखिए, अब प्रश्न आता है प्रथम कवि को लेकर। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। ये विवाद खड़ा हो गया लोगों के सामने कि नगेंद्र के इतिहास में किसको माना जाए हिंदी का प्रथम कवि। तो अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, याद रखना। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? 7वीं सदी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक। शिवजी जी कौन से शताब्दी के हैं? 7वीं शताब्दी के। शिवजी जी पर हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प या पुंड यानी पुष्प चढ़ाते हैं। शिवाजी पर हम क्या चढ़ाते हैं? शिव सिंह जी पुष्प चढ़ाते हैं, शिवजी भगवान पर पुष्प चढ़ाते हैं। अब शिव सिंह सेंगर ने कहते 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं किंतु इस उल्लेख का कवि मात्र मिलता है, अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई। राहुल ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को, अब देखिए शिव सिंह सेंगर तो 7वीं शती के पुष्यपुंड को मान रहे हैं हिंदी का प्रथम कवि, लेकिन राहुल संकीर्तन क्या कह रहे हैं? राहुल संकीर्तन कह रहे हैं मैं 7वीं शती के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानूंगा। शिव सिंह सेंगर जी पुष्यपुंड को मान रहे हैं, लेकिन ये किसको मान रहे हैं? राहुल जी सरह को मान रहे हैं, सरहपाद को मान रहे हैं हिंदी का प्रथम कवि। अब देखते हैं वे 84 सिद्धों में से एक थे। राहुल कहते सरहपाद कौन थे? 84 सिद्धों में एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया था। इनके जो कविताओं में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया था तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त की गई। अब देखो कहते सरहपाद ने क्या किया? सरहपाद के समय में कहते अपभ्रंश का साहित्यिक रूप इससे छूट गया था। सरहपाद की रचनाओं में आपको अपभ्रंश का रूप नहीं मिलेगा, आपको आम बोलचाल की भाषा जो कि हम कह सकते हैं आरंभिक हिंदी, उसका रूप मिलेगा। किसकी? उसमें सरहपाद की। तो सरहपाद ने कौन सी भाषा का नहीं किया अध्ययन? तो अपभ्रंश का साहित्यिक रूप नहीं डाला सरहपाद ने। तभी तो इसको पहला कवि इसलिए मान लिया ना, क्योंकि बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है वो इसी से ही मानी गई है, यानी बोलचाल की भाषा हिंदी में इसी ने लिखा था सरहपाद ने। वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है। बिल्कुल, क्योंकि देखो हम ये कहते हैं ना कि भक्ति काल से आई थी, नहीं, भक्ति काल से पहले सिद्धनाथ जैन भी अपने रूप में लेकर आए थे भक्ति। तो भक्ति का जो एक बीज रूप है वो हमें किससे मिल जाता है? सरहपाद से ही मिल जाता है। आगे देखिए 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने। अब कहते 84 सिद्धों की काव्य योजना के अनेक तत्व, मतलब कि सिद्धों के बाद नाथ आए, ठीक है। तो सिद्धों की काव्य रचना के अनेक तत्व किसने कॉपी किए? नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर क्या कर लिया? एक नई प्रेरणा बनकर, और फिर दोनों के ने भक्ति काल की आधार भूमि तैयार की। इस तरह कहते हैं भक्ति काल की आधार भूमि तैयार हुई। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्ति काल संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। यानी भक्ति काल और नाथ साहित्य, कहते सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से ही आगे भक्ति काल आया, जिसके प्रथम कवि कबीर जी माने जाते हैं। सरहपाद को काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठ योग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्वित हुआ है कि सरहपाद के काव्य की आदि सिद्धि को नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए कुछ लोग किसको मान रहे हैं? प्रथम कवि कबीर जी को मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं सरहपाद को। तो सरहपाद क्या कह रहा है? कहता सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठ योग। कहते सरहपाद की काव्य परंपरा में क्या विकसित हुआ है? नाथ पंथ का हठ योग। कहते कबीर के काव्य में बहुत ज़्यादा पल्वित हुआ है। साहित्य अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं था। कहते साहित्यिक अपभ्रंश पर इतना प्रभाव नहीं था सरहपाद का। साहित्य अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्या कहते
सरहपाद है ना, जिसने दोहा कोश ग्रंथ लिखा था, इसने साहित्यिक अपभ्रंश में इसको नाथ और संत साहित्य पर है कहते, जिस पर हम सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्य अपभ्रंश में जो साहित्यिक विकास हो उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं था। बिल्कुल, सरह मतलब सिद्ध हैं जो ये लोग, सिद्धों पर साहित्यिक अपभ्रंश का प्रभाव नहीं था जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य यानी नाथों और संतों पर तो आम बोलचाल वाली भाषा का प्रभाव था। ये साहित्यिक अपभ्रंश का प्रभाव नहीं था, सरहपाद पर भी नहीं था। एक तीसरा आधार है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम कवि के रूप में अपनी कविता में प्रयुक्त की है। वह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। याद रखना, यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। आगे देखिए, हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोहा क्या है? सबसे प्रिय छंद है। अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने दोहा कोश लिखा था, यानी कि सबसे पहले दोहा और पदों की शैली को अपनी कविता में कौन लाए थे? सरहपाद लेके आए थे। अगर किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे तो उसको क्या मान लिया जाएगा? तो पहला कवि मान लिया जाएगा। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने अपना ली। जो सरहपाद अपना रहे थे लिखने की शैली, धीरे धीरे आगे आने वाले राइटरों ने भी अपना ली। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे कहते अधिक प्रिय छंद रहा। अतः इस सारी दृष्टि को देखते हुए सरहपाद ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल दो तर्क हैं। जिनको लगता है कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहिए था, उनके मन में दो द्वंद्व हैं। पहला द्वंद्व, प्रथम तर्क, दो तर्क दिए हैं। प्रथम तर्क देखिए, वे यह वस्तु करते हैं, क्या है? दोबारा देखिए, कहते